ब्रोकर्स ने पूना शहर में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ को जो घर दिखाने आए थे उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। अभी भी स्टिल अभी कुछ दिन पहले की बात है। इस कंडीशन में तो बहुत लोग आपको ज्वाइन भी नहीं करना चाहते होंगे कि यार नहीं, हम नो ब्रोकर क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि हमें तो जान को खतरा है। तो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है कि आपको बिजनेस ही करना एक मोटिवेशन बन गया आपकी लाइफ में? क्यों जॉब छोड़कर अपना बिजनेस किया, तो उसका मोटिवेशन यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं लाइफ में। नो ब्रोकर के अलावा तो हमें कभी कोई ओरिजिनल आइडिया आया ही नहीं। अच्छा, आपने जब कंपनी की शुरुआत करी तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा था, लोकल सपोर्ट कैसा था? सपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। हर एंटरप्रेन्योर के मन में एक ही सवाल होता है कि हम बहुत सारा पैसा उठाएं, मार्केट से पैसा उठाते जाए और उसको बर्न करते जाए, पर पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या हमको ये बर्निंग करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट पे पहले ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिजनेस का तो पहला असूल ये है कि शुभ लाभ। अब लाभ ही नहीं हो रहा तो बिजनेस का फायदा क्या है? क्या ऑनेस्ट ओपिनियन देना, 10 मिनट डिलीवरी इज इट गुड फॉर इंडिया और नॉट? अभी एक कंपनी और आई सर, कंपनी का नाम भी लेते हैं ब्लू स्मार्ट, और उसके बारे में इतनी बातें बोली जा रही है। आपके का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? स्टार्टअप का होके तो हम शर्मिंदा ही हो सकते हैं इस बात के लिए, और अब क्या बोल सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट से पैसे कमाना इट्स गुड, क्या मतलब, या मल्टीपल आप बिजनेस करना इट्स गुड, या फिर एक ही में फोकस करना इट्स गुड? जब कोविड आया, हमने रियल एस्टेट के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज और चीज़ें भी करी हुई थी। अगर हमने वो नहीं करी होती तो कोविड में बहुत चांस था कि नो ब्रोकर बंद हो जाता। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो शायद वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता था, पर आपने ऑफिस चूज की, आपको ऑफिस आना है। पर आजकल सब लोग तो वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हैं, तो क्या वर्क फ्रॉम होम से एक्चुअली बिजनेस बनाया जा सकता है क्या इतना बड़ा? मेरा एडवाइस तो ये होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चाहे कॉफी शॉप में मिलो, लेकिन नए स्टार्टअप आइडिया के लिए फेस टू फेस मिलने से बहुत फायदे हैं। बेंगलोर तो बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली शहर है, लेकिन फिर वो ब्रोकर आए और उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को मारना शुरू कर दिया। आपको लगा नहीं कि छोड़ देते हैं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिजनेस? अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम चैनल के अंदर सर। मैं आज इतना खुश हूँ सर, और आपसे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। 2013 के अंदर 2 जर्नी स्टार्ट हुई थी, nobroker.com और अभिषेक व्यास की जर्नी। तो मैंने भी ये सोचा था 2012 में जब मैं पास आउट हुआ था कि यार मैं लाइफ में कुछ करूँगा, पर मेरे को रास्ता क्लियर नहीं था। पर 2013 में सर को रास्ता क्लियर था कि नो ब्रोकर की शुरुआत करेंगे, और माइंड क्लियर था। तो आज 2025 है और हम पॉडकास्ट की दुनिया में हैं। सर की बिलियन डॉलर की कंपनी है, 8,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई जाए आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा कैसे सोचा जाए हम समझने की कोशिश करेंगे। रियल वैल्यू और वैल्यूएशन क्या होती है हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हम आज एक भी एंटरप्रेन्योर पैदा कर पाए जो 8,000 करोड़ की कंपनी बनाए, और आने वाले सालों में ये बोले कि अभिषेक जी और अमित जी, हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उससे हमको एक मोटिवेशन आया लाइफ में, और उससे हम इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। हर फाउंडर का एक सपना होता है सर, आपने 2013 में सपना देखा, 2025 में वो सपना सेम है क्या सर? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आई थिंक 10 पहले कभी मैंने सोचा नहीं था कि जर्नी इतनी लंबी होती है, हाँ। कि 10 साल आपको लगेंगे कहीं से एक जगह से बी पहुंचने में। पर 10 साल बाद भी अब बाद भी लगता है कि अभी तो इतना ज़्यादा कुछ करना बचा है कि अब 10 इयर्स बाद भी शायद बैठे होंगे और फिर भी बहुत कुछ और करना बचा होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो आपने बस जो आपने सपना देखा था कि हम नो ब्रोकर की शुरुआत करेंगे और ऐसा-ऐसा काम करेंगे, तो क्या वो जर्नी में जो सपना वो आपका सेम रहा, या फिर आप थोड़ा ऊपर-नीचे गए, नहीं फिर मेरे को चेंज किया, नहीं दूसरा काम करेंगे, या उसी सपने को जिया सर आपने? तो देखिए, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट था कि भाई कस्टमर की मदद करनी है, अगर हम ब्रोकरेज बचाएँगे तो कस्टमर के पैसे बचेंगे, कस्टमर उससे खुश होगा, हमको और बिज़नेस देगा, वो बात तो ट्रू है। लेकिन उस पूरी जर्नी में ये बात भी सीखी है कि आप ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो सकते कि मुझे तो एक्स चीज़ ही करनी है। कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, वो उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। तो वो उसका भी ख्याल रखा ओवर द इयर्स कि भाई अगर कस्टमर ने रेजिडेंशियल मांगा तो वो दिया, कस्टमर ने कमर्शियल बोला तो वो किया, कमर्शियल ने प्लॉट बोला तो वो किया, पैकर मूवर बोला तो वो किया। राइट। तो रास्ते में आई थिंक ब्रॉडली ये पता है कि हाँ ठीक है, नॉर्थ जाना है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे जाना है वो समय के साथ चेंज करते रहे। और आपको लगा सर कभी, मतलब 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन और इतनी बड़ी कंपनी बना पाएँगे अपन? नहीं, कभी नहीं। कभी कभी नहीं सोचा आपने ऐसा? नहीं, कि जी ऐसा बोलते कि मैनिफेस्टेशन किया जाएगा तो बहुत बड़ी कंपनी बना देंगे। मेरे ख्याल से शायद जब एकदम शुरुआत करी थी तब ज़रूर एक बार तब ऐसा सोचते थे कि एक दिन शायद $1 बिलियन बनेगी।
लेकिन फिर एक बार जर्नी स्टार्ट कर दी तो फिर वो थॉट चला गया, फिर तो रोज के ही हर महीने के नंबर क्या होंगे उसके अंदर ही जीवन बिजी हो गया। पर हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हो कि कुछ बड़ा सोचोगे तो कहीं पहुंचेंगे, तो वो बात तो सच है कि आप अगर आप बड़ा सोचोगे तो शायद फिर आपके कदम भी उस तरफ ही जाएंगे कि इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, और फिर सूनर और लेटर मैनिफेस्टेशन ना हो तो जाता है। राइट, 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 राइट। तो अब मतलब अपन थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सर देखो मेरी ऑडियंस बिल्कुल नहीं है, अभी नए-नए हम यूट्यूब पे आए हैं और बहुत सारी ऑडियंस बन रही है, हमको देखती है, सुनती है, समझती है कि यार हम किस गेस्ट को लेके आते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे को थोड़ी-सी आपकी जर्नी बताओ ना सर, बिज़नेस माइंडसेट क्यों बना आपका? इसको पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग वो भी देख रहे होंगे जिन्होंने पहले कभी बिज़नेस नहीं किया होगा, जिनकी फैमिली में कभी बिज़नेस नहीं होगा। राइट, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मेरे मेरे पापा सिविल सर्वेंट थे, उन वो बिज़नेस नहीं करते थे। हाँ, मेरे जितने भी और जानने वाले आस-पास सब लोग हैं, सब लोग नौकरीशुदा ही हैं, और हमें भी यही बताया गया कि भाई पढ़ाई करो, फिर जॉब करनी है तुम्हें। तो एटलीस्ट मेरी जर्नी से ये तो प्रूव होता ही है कि आपको बिज़नेस की कोई भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। राइट। और बिज़नेस करना एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि कोई भी एक आदमी अपनी छोटी-सी दुकान लगाकर किराने का सामान जो बेचता है, वो तो शायद मुझसे और आपसे भी ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसके पास पीछे कुछ है नहीं ख़ास, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, उस राइट। दुकान में तो आगे क्या करेगा? तो हमसे भी ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो मेरे ख़्याल से बिज़नेस ना 2-3 चीज़ों बेसिक चीज़ों की वजह से ही है कि आप किसी चीज़ पे दृढ़ निश्चय करिए, उस आइडिया को आप छोड़िए मत, और जैसा हम लोग अभी पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे, जैसे आपकी खुद की जर्नी भी है कि आपने ओवर द ईयर्स आपने जो आपने सोचा आप उसे करते रहे, आप उसे बढ़ाते रहे, मल्टीपल बिज़नेसेस करते रहे। आई थिंक यही सबसे बड़ी सीख है कि आपको एक आइडिया सोचिए, फिर उसके पीछे पड़े रहिए और आसानी से जाने मत दीजिए। मतलब फिर ये फिर क्षणभंगुर होने का टाइम नहीं है कि कुछ सोचा तो अब 6 महीने बाद विचार बदल गया। अब कुछ सोच लिया है, तो उसे करना ही है। मतलब बोला जाता है ना कि जब आदमी वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है या गुंडागर्दी में एंटर करता है, तो देयर इज़ ओनली वन वे। जाने का रास्ता तो है, पर आने का रास्ता नहीं है वहाँ से। ऐसा ही सेम शायद अगर बिज़नेस में माइंडसेट लेके चलेंगे तो हाँ, तो मतलब मेरे ख़्याल से जैसे वो अंग्रेजी कहावत है, बर्न द ब्रिजेस, तो वो वाला काम तो करता है। हाँ, मैं ऑफ़ कोर्स मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आप सब कुछ करें और बिज़नेस ना चले, फिर भी आप जिद पकड़ें और छोड़ें नहीं उसे, वो तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि या तो आप करिए मत बिज़नेस, राइट। अगर सोच लिया है, तो दिमाग में ये तो सोच लीजिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस बीच बार-बार नहीं सोचूँगा। क्योंकि आप किसी भी तरह का बिज़नेस करें, उसमें उतार-चढ़ाव आने ही आने हैं। क्योंकि सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, यही बिज़नेस का नियम है। लेकिन उसमें आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि आप गिव अप मत करो, आप छोड़ो मत, हुँ। आप कंटिन्यूअसली सीखते रहो जो कस्टमर बोल रहा है, उसके हिसाब से आप अपने को चेंज करते रहो, लेकिन आप गिव अप मत करो। तो परसिवरेंस, परसिस्टेंस वो तो बेसिक इंग्रीडिएंट है, उसको नहीं छोड़ सकते। फिर भी अपन एक बात करते हैं अमित सर, मतलब मेरे को जैसे अपना माइंडसेट शायद अपन करते-करते ऐसा हो गया, बट अब कुछ एक ट्रिगर पॉइंट आता है या फिर कुछ होता है कि जिसकी वज़ह से बिज़नेस में आदमी एंटर करता है कि नहीं यार मेरे को बिज़नेस करना है। जैसे हमको सिखाया गया कि भैया नौकरी नहीं करोगे तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाओगे। तो वो आपके साथ ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है कि आपको बिज़नेस ही करना एक मोटिवेशन बन गया आपकी लाइफ में? पैसा कमाना अगर मोटिवेशन था तो वो भी बताना पड़ेगा, और वास्तव में समाज में कुछ चेंज लाना था तो वो भी बताना पड़ेगा सर। तो देखिए, पैसा कमाना और समाज में चेंज लाना, ये 2 मोटिवेशन तो लॉन्ग टर्म में होते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि क्यों जॉब छोड़कर अपना बिज़नेस किया, तो उसका मोटिवेशन यही था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं लाइफ में, और बहुत ही कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो मैं बेसिकली अच्छे कॉलेज से पढ़ा, उसके बाद फिर मैं अपना जॉब करने लग गया, और फिर हर किसी की तरह यही ऑब्जेक्टिव हो गया कि भैया अगला प्रमोशन कब मिलेगा? जॉब में आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन फिर एक पड़ाव ऐसा आया जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर लगा कि ये क्या हो रहा है? ये तो बस आप और कंपनीज़ के लिए प्रेज़ेंटेशन बनाए जा रहे हो, वही चलता जा रहा है। कोई रिस्क तो लिया ही नहीं है। और फ़ायदा क्या हुआ अगर आप कोई रिस्क ही नहीं ले रहे लाइफ में, तो अवार्ड भी कभी कोई बहुत बड़ा तो मिलेगा नहीं। कुछ ऐसा होगा नहीं जिसको आप पीछे मुड़ के देख पाएँ कि आपने बनाया। तो एक कुछ बड़ा बनाने की भी बड़ी इच्छा थी कि भई पैसे तो कमाने के तरीके जॉब के अंदर भी बहुत है। बहुत से लोगों ने जॉब में बहुत पैसे बनाए हैं, और सामाजिक चेंज भी आप बिना एंटरप्रेन्योर हुए भी कई तरीके से कर सकते हैं। राइट। तो वो दोनों तो मोटिवेशन थे ही, लेकिन बड़ा मोटिवेशन ये भी था कि कुछ रिस्क लेके कुछ ऐसा क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसको पीछे मुड़ के देखें कि भई देखो क्या चीज़ बना दी है। आज आपको क्या लगता है? अब अब 10 साल के बाद थोड़ा प्राउड फीलिंग आती है कभी-कभी देखकर, जब किसी अननोन स्ट्रेंजर से मिलते हैं और वो बोलता है कि भई नो ब्रोकर हमने इस्तेमाल किया, वो अच्छा था।
या अपने किसी टीममेट से मिलते हैं और वो खुशी से बताता है कि नो ब्रोकर में वो 5 साल से है या 7 साल से हैं और उन्हें अच्छा लगा। तो ये फील होता है कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जॉब आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो आपके टीममेट्स हो। राइट। तो एक बात बताओ सर, यहाँ पे रियल वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों का थोड़ा फ़र्क समझाओ, क्योंकि आज वैल्यूएशन का गेम ज़्यादा बड़ा है रियल वैल्यू की वजह से। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे को ये बात करने के लिए मैं राइट पर्सन हूँ या नहीं, बट फिर भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि वैल्यूएशन का गेम होना चाहिए या रियल वैल्यू का गेम होना चाहिए? क्योंकि एंटरप्रेन्योर, आप विश्वास नहीं करोगे सर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि यार इन्वेस्टर से पैसा वैसा ले लेंगे, हमको पता है कैसे कमाना है और हम निकल लेंगे। मैंने कहा धन्य हो भाग हमारे जो आप हमारे साथ बैठे हैं। तो आप बताइए सर, बिकॉज़ आपने एक वैल्यू क्रिएट करी है मार्केट के अंदर, तो रियल वैल्यू और वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? तो देखिए, वैल्यूएशन वो है जो अखबारों में आता है और जिस पर बेसिकली बहुत बातें होती हैं और शोर होती हैं। और ऑफ कोर्स बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो वैल्यूएशन को चेस करते हैं क्योंकि वो हेडलाइन नंबर होता है। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में आप कुछ बनाएं, वैल्यूएशन बढ़ा दें और उसको बेच दें और आप निकल जाएं और आपका आपका फायदा हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका भी करने का तरीका है। आई थिंक हमको बेसिकली चूंकि हमने मिड 30s में स्टार्ट किया, हमारे लिए ये कोई वो गेम नहीं था कि आप 5 साल करा और आप बेच के निकल जाएं। मेरे लिए तो और मेरे को फाउंडर था कि भाई अब कर रहे हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते कि अब अगर नो ब्रोकर नहीं चली तो मैं अपने हाथ से ही वो ताला लगाऊंगा आखिरी दिन। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। मतलब जब तक आखिरी पैसा गुल्लक में है अपनी जेब में तब तक फाइट मारेंगे, फिर बंद करेंगे। तो हमने तो ये कोशिश ये करी कि भाई रियल वैल्यू मिले और फिर वैल्यूएशन आए। हमारे वाले बिजनेस में जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, जहाँ पर बहुत तेजी से फंडिंग हुई और जहाँ बहुत अच्छा वैल्यूएशन का गेम बना। हमारा वाला तो बहुत ही टफ बिजनेस है बिकॉज़ हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है और रियल एस्टेट में पास्ट में 19 एकर्स, मैजिक ब्रेक, हाउसिंग, कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया राइट, फ्रैंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन या नंबर्स। तो हमें तो कोई पैसे देता ही नहीं था और हमें कोई वैल्यूएशन भी नहीं देता था। सब मना कर देते थे आपको। हमें इंडिया में कोई देने को तैयार ही नहीं हुआ 5 साल तक। तो हमारे तो ऐसे किस्से हैं कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए और हमने देखा कि अच्छा ये एक इन्वेस्टर है और इससे पैसे मांग सकते हैं, लेकिन वो बिजी है फोन पे। तो जब वो बाथरूम गया तो हम में से एक को फाउंडर उसके साथ बाथरूम गया उसके पीछे-पीछे और दूसरा बाहर खड़ा रहा। और हाथ धोते हुए हमने उससे बात करी कि हाँ सर कैसे हैं ये वो हम ये वो, और जैसे ही वो बाहर आया उसको हमने प्रेजेंटेशन दिखाया और थैंकफुली उसको पसंद आया तो उसने पैसे डाल दिए। पहला ऐसा इन्वेस्टर मिला? वन ऑफ द इन्वेस्टर ऐसा ही मिला हमें जिसको हमने बेसिकली पकड़ा हमने बाथरूम के पास, क्योंकि वो बहुत बिजी था, वो बहुत बड़ा बड़ा आदमी था। हाँ, आज इतने साल के बाद जब मिलते हैं तो वही हमसे बोलता है कि थोड़े और पैसे डाल देने चाहिए थे। क्लियर था। हाँ, क्योंकि हमने बहुत वैल्यू क्रिएट करी। राइट, राइट। तो देखिए, थ्योरेटिकल तो सही आंसर तो जो बहुत लोग सुनना चाहेंगे वो ये है कि साहब रियल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोग वैल्यूएशन में मोटा वैल्यूएशन करके खुद निकल जाते हैं, वो उनका अपना तरीका है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों की हेडलाइंस देखें, तो आपको ही लगेगा कि अगर रियल वैल्यू ऐड नहीं हुई है, तो दोनों कैचअप कर लेते हैं और उसके बाद जो बदनामी होती है, उसके बाद फिर क्या फ़ायदा हुआ उन पैसों का जो आपने उस तरीके से कमाए। तो मेरे ख़्याल से सिंपल रास्ता भी बहुत रिवॉर्डिंग है कि आप वैल्यू क्रिएट करो, कस्टमर आपको सड़क पे मिले तो कम से कम बोले तो कि हाँ भाई, आपका प्रोडक्ट यूज़ किया अच्छा है। ये तो ना बोले कि अरे हमारा कट गया, आपका प्रोडक्ट यूज़ किया। तो हमने भी कुछ किया फिर जीवन में। नहीं तो आप एक बात बताओ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक तो मास ऑडियंस है, जो बहुत सारे कॉलेज में पढ़ रही है, मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में। उसके बाद थोड़ा प्रीमियम कॉलेज आ जाते हैं। फिर एक आते हैं आप जैसे लोग, क्रीम एकदम टॉप में, जो जिसने आईआईटी भी क्रैक कर ली, आईआईएम भी क्रैक कर ली, सब कुछ हो गया। मतलब उससे ऊपर तो मेरे को लगता नहीं इंडिया में, मेरे को साइंटिस्ट ही होंगे कुछ, ऊपर कोई लोग है नहीं। फिर भी बिजनेस का कीड़ा, वो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब इतना पढ़ने के बाद में आपने एक सीट ली, पढ़ाई करी, अच्छा काम किया, फिर किसी बड़ी कंपनी को हेल्प करने की बजाय आपने खुद ने किया, तो वो आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया और इसके बाद क्यों किया? तो मेरे ख़्याल से स्टार्टिंग में तो हर एक मिडिल क्लास की तरह बस यही उद्देश्य था कि भैया अपनी जॉब लग जाए और हम अपना परिवार शुरू करें, जैसे हर किसी का होता है। राइट। और थोड़ा-सा ये भी है कि पूरा स्टार्टअप फंडिंग का माहौल भी पिछले 10-15 साल में ही आया है। अगर आप 2012 के बाद, राइट। हाँ जी, अगर आप 20 साल पहले देखें तो ना तो फ्लिपकार्ट था, ना स्विगी था, ना उबर था, ना ओला था, कोई नहीं था। तब आप अपना कुछ स्टार्ट करते तो आपको बैंक के पास जाना पड़ता लोन के लिए। अभी मुझे लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी इस मोमेंट पे वो बहुत लकी हैं
क्योंकि पहला कि जियो की वजह से हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो इंटरनेट से हर के माध्यम से हर किसी के पास पहुँच सकता है। राइट। दूसरा, स्टार्टअप फंडिंग का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ना केवल विदेशी इन्वेस्टर्स का, इंडियन इन्वेस्टर्स का। और थर्ड, देश में बहुत समस्याएँ हैं। आप घर से बाहर निकले से रात तक आएँगे, बहुत समस्याएँ हैं सॉल्व करने के लिए। राइट, राइट। तो जो समस्या आपको भी, और समस्याएँ ना केवल गरीब तबके को है, समस्याएँ अमीर तबके को भी है। दोनों का है। हर किसी को तो अपनी समस्या है, किसी को स्किन की चिंता है, किसी को ऑफिस टाइम पे पहुँचने की चिंता है, राइट, राइट। और हर किसी के लिए सॉल्यूशन है। और अगले 10-20 साल बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं इंडिया के लिए। तो किसी का भी अगर इच्छा है कि अपना कुछ बिज़नेस करें, तो ये बेस्ट टाइम है, एकदम बेस्ट। एकदम बेस्ट टाइम है। अगर अभी भी आपने नहीं किया तो पता नहीं आप किस टाइम का वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब कंपनी की शुरुआत करी तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा था? लोकल सपोर्ट कैसा था? तो देखिए, सपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। ज़ीरो सपोर्ट पे किया बिल्कुल। हाँ, और क्या हम सपोर्ट चाहते थे? मेरे ख्याल से शायद नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि भई हमें करने दो, ताकि ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी कोई किसी चीज़ में फँस जाएँ बेकार में। और तो आई थिंक हमको बस गवर्नमेंट से ये चाहिए था कि हम सब सबसे बड़ा सपोर्ट ये चाहिए था कि कोई इंटरवेंशन ना हो। तो हमें कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो जो हम अपना काम था हम कर पाए। तो बट ऐसा आपने शायद एक वीडियो में बोला था ना कि आपके साथ तो शायद ऑफिस में कुछ मारपीट भी करी लोकल लोगों ने आपके लोगों के साथ। हाँ, तो तब वो किस्सा ये हुआ कि बेसिकली चूँकि हम लोग नो ब्रोकर हैं, और नो ब्रोकर का काम है प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट को डायरेक्टली जोड़ना, राइट। बिना किसी ब्रोकर के। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऑफ़िस के बाहर हमने देखा कि 50-60 लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन वो बहुत से ब्रोकर या ब्रोकर के भाई-बंधु थे, वो ऑफ़िस तोड़ना चाहते थे और कंप्यूटर भी तोड़ना चाहते थे। तो एकदम पैनिक हो गया, और बैंगलोर जैसे शहर में हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है कभी। क्योंकि ये आप किसी और शहर में सोच सकते हैं, पर बैंगलोर तो बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली शहर है। लेकिन फिर वो ब्रोकर आए और उन्होंने हमारे एम्प्लॉइज़ को मारना शुरू कर दिया। तो एकदम अनप्रिपेयर्ड, और हम लोग एकदम पढ़ने लिखने वाले लोग, हाँ। तो ना हमारे फ़ोन में किसी आईएएस ऑफ़िसर का फ़ोन नंबर सेव्ड है, ना किसी पुलिस वाले का, कोई जान-पहचान नहीं है शहर में हमारी, तो हमें पता नहीं करना क्या है। तो हमने तो वही 100 पे पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने हमें ही लेके चली गई पुलिस स्टेशन, अच्छा, आप लोगों को लेके चली गई? और ब्रोकर वहीं के वहीं रह गए। तो हमें एहसास हुआ कि हमारा तो लोकल कनेक्ट कुछ भी नहीं है, लोकल पुलिस से भी हमारी कोई जान-पहचान नहीं है। उन ब्रोकर्स की बेटर जान-पहचान है पुलिस से। तो फिर आपने कैसे डील किया उससे सर? तो वो तो आप बस ये शुक्र समझिए कि एक आयरन ग्रिल डोर था ऑफ़िस के बाहर, जो बंद कर लिया हम लोगों ने। अंदर सब जो फीमेल एम्प्लॉइज़ थी वो रोने लग गईं, सब लोग परेशान हो गए एकदम से ही। और उसके बाद फिर पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी सजेस्ट किया कि नहीं-नहीं कंप्लेंट मत करो, लोकल लोग हैं, क्यों पंगा ले रहे हो आप? पर उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल हो गया वहाँ पे रहना, क्योंकि बार-बार ब्रोकर के कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने लग गए। राइट, राइट, राइट। तो फिर हमने वो ऑफ़िस रातों-रात छोड़ा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि कोई एक बंदा आ गया और उसने बोला कि मैं म्युनिसिपैलिटी का हूँ, और आप ये कमर्शियल काम नहीं कर सकते। ये तो अच्छा, आप नहीं कर सकते? कि हाँ, अब हमारा इतनी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था कि हम बोलें कि आप आईडी कार्ड दिखा दो, हाँ। या आप कम से कम हमें एक नोटिस तो दो, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। नाइस। एक बंदा आया, उसने बोला मैं म्युनिसिपैलिटी से हूँ, आपको 2 घंटे में खाली करना है वरना मैं लॉक कर दूँगा और सामान अंदर रह जाएगा। तो हम लोग भी बेवकूफ़ की तरह हमने सब सामान जो था उठाया, हम चले गए, और हमें पता भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं। वेबसाइट भी बंद हो गया, ऑफ़िस भी बंद हो गया। फिर हम नया ऑफ़िस ढूँढ रहे हैं, हुँ। बहुत डिसरप्शन हुआ, बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन उसके बाद फिर छोटे ऑफ़िस में कहीं काम किया किसी तरह से, फिर 5-6 महीना लगा, फिर दूसरा ऑफ़िस लिया, फिर वहाँ शिफ्ट हुए। तो कई बार बिज़नेस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम भी आती हैं जो आपने कभी सोची नहीं है, जो प्लान में है ही नहीं। बट उसको पेशेंसली डील करना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरे ख़्याल से यही कर सकते हो कि आप आपको लगा नहीं कि छोड़ देते हैं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिज़नेस? नहीं, जैसे मैंने आपसे बोला ना, ये सोचा हुआ था कि लास्ट तक फाइट मारेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, और चाहे परेशानियाँ हमने सोची हो या नहीं सोची हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो हमारे हाथ में देखिए, परेशानी तो हमारे हाथ में है नहीं, कल को वो नहीं आ सकती, आज हम और आप बात करें, कल सुबह भी आ सकती है। राइट, राइट, हाँ। हमारे हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत फाइट मारेंगे, अपनी पूरी अक्ल लगाएँगे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके में। राइट। वही हमारे हाथ में है, उसके आगे हमारे हाथ में है भी नहीं। तो उसके बाद में क्या सोचना? तो एक बात बताओ, बिज़नेस सर पैसे से चलता है कि जज़्बे से चलता है? दोनों से चलता है सर, केवल जज़्बे से भी नहीं चलता। लेकिन अगर पैसे से ही चलता होता, तो कोई नया एंटरप्रेन्योर बनते ही नहीं, राइट। बस पुराने लोग ही अमीर होते रहते। तो जैसे ही आप जैसे कोई भी आप किसी भी किंगडम के बारे में देख लीजिए, तो कोई भी जब राजा बने, बड़े राजा जब बने,
वो इसलिए बने क्योंकि उनके पास जज्बा था और पैसे भी थे। पर उनकी पुश्तें देखिए आप, 2-4 पुश्तों के बाद पैसे तो थे, राइट। जज्बा चला गया, हाँ। तो राजा नहीं रहे, फिर वो कोई और आ गया। तो दोनों ही चाहिए, जज्बा भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। मतलब अब तो आपने पैसा-वैसा भी कमा लिया सर, कंपनी भी बना ली, बहुत बड़ी कर ली और भी शायद और बड़ी होती जाएगी, होती जाएगी। तो अभी आपका सपना क्या है अभी? देखिए जी, सपना तो यही है कि आज से 5 साल बाद जब किसी से भी मिले, तो उसने नो ब्रोकर सुना हो, होपफुली यूज़ किया हो, और एक ऑनेस्ट उनका ओपिनियन ये हो कि हाँ भाई, नो ब्रोकर कंपनी से हमें कुछ फ़ायदा हुआ। हाँ। हमारा कुछ ब्रोकरेज बचा, हमारी प्रिंटिंग में कुछ फ़ायदा हुआ, आपने हमारा पैकर मूवर कराया, जो भी आपने सर्विस ली। पर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आज से 10-20 साल जब रिटायर हो जाएँ, तो पीछे मुड़ के देखें कि हाँ भाई, लोगों की लाइफ़ में कुछ एक वैल्यू ऐड करी, उन्होंने याद रखा हमें। तो अब विज़न तो बेसिकली यही है कि नो ब्रोकर और बड़ी हो और हम हाउसहोल्ड नेम बने। हम इस तरह ना हर कोई भी बिज़नेस होता है, जैसे मैं भी बिज़नेस करता हूँ तो 100% लेके चलते हैं, तो 100% में 60% कस्टमर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और 40% कस्टमर जो आपको हमेशा नेगेटिव ही आपकी बुराई करते रहेंगे, यार इन्होंने तो ये सर्विस नहीं दी। शायद मेरे को लगता है आपको भी ऐसी हेट फेस करनी हो पड़ी होगी और जो भी बिज़नेस करता है उसको ऐसी हेट फेस करनी पड़ती है। तो वो हेट फेस को कैसे डील किया जाए? तो देखिए, जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पे 5 से 6 लाख नए कस्टमर आते हैं पर मंथ। पर मंथ। तो यानी आधा करोड़ से ऊपर नए कस्टमर पर ईयर आते हैं। अब 5 से 6 लाख कस्टमर का 1% होता है 5,000, 0.1% होता है 500। तो अगर 0.1% कस्टमर भी अनहैप्पी हों, तो मुझे दिन की कम से कम 15 ईमेल आएँगे, नेगेटिव वाले। और इसको अगर आप साल, 2 साल, 5 साल जोड़ें, तो ये 3.5 करोड़ कस्टमर के बेस पर 1 लाख कस्टमर तो ऐसे होंगे ही जो आपसे अनहैप्पी हों। क्योंकि आप भी सीख ही रहे हो, आप भी बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हो। अब देखिए, कुछ हद तक वो कस्टमर तो सही हैं ही, क्योंकि उनको वो नहीं मिला। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होती है, जो हम कभी भी सर्विस नहीं कर पाते। पर आई थिंक ये तो शायद बिज़नेस का नियम है कि आप 99% लोगों को खुश कर सकते हो और बचे हुए 1% में या तो आप कोशिश ही कर सकते हो। 100% तो आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है। ये बात मैंने जसडल में सीखी थी। मैं स्टार्टिंग में मैंने जब करियर स्टार्ट किया था बैंगलोर के अंदर, मैं आया था तो 2012 में मैं यहाँ पे 6 महीने के लिए थोड़ा आया था बैंगलोर के लिए और मैंने यहाँ पे काम थोड़ा बहुत किया। तो जसडल वाले के जो बॉस है मनी सर, तो वो उन्होंने जसडल एम्बेसडर प्रोग्राम बनाया था, हम बैठे थे, बात हो रही थी। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने बोला था कि 60% कस्टमर ही हैप्पी होंगे मान के चलो, 40% तुमको रोड पे गाली देंगे, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, तो तुम्हारी लाइफ एकदम सेट रहेगी, तब तुम जाके हमारी सर्विस सेल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो शायद ऐसा ही होता होगा। नहीं, 40% तो नहीं, हमारी तो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव तो उसका 1% से कम करना ही है, और वो है 1% से कम। तो मेरे ख्याल से वो बिज़नेस डिफरेंट है, हमारा वाला बिज़नेस डिफरेंट है। तो थैंकफुली वैसा सिचुएशन तो नहीं आई। पर हाँ, कोशिश तो लेकिन कंटिन्यूअसली यही होनी चाहिए कि कैसे वो 1% कस्टमर भी हाफ परसेंट बने, 0.25% बने। क्योंकि हम क्यों चाहते हुए चाहेंगे कस्टमर ना खुश हो। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या लाइफ की इतनी बड़ी इतने सालों की? एम्प्लॉयी माइंडसेट वर्सेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, क्या डिफरेंस रहा, क्या लर्निंग रही सर? तो जी, एम्प्लॉयी माइंडसेट में क्या है कि कुछ भी अगर बुरा हो जाए ना, तो आपके पास बहुत समय है दुखी होने के लिए। कि आप, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, अपनी बीवी को बताइए, आप कई दिन तक जो है सैड रह सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में समय नहीं है आपके पास सैड होने का। अगर आपके ऑफिस पे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ कि ब्रोकर्स ने पूना शहर में हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ को जो घर दिखाने आए थे, उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। अभी भी स्टिल? अभी कुछ दिन पहले की बात है। और तो हुआ कैसा कि हमारा हमारा एम्प्लॉयी प्रॉपर्टी के अंदर आया हम्म। और ब्रोकर ने पैसे दिए हुए थे सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करने के लिए, कि कोई भी आया तो बता देना। बता देना। तो जैसे ही वो हमारा बंदा आया, सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया ब्रोकर को, ब्रोकर आ गए और कई ब्रोकर ने मिलके हमारे एम्प्लॉयी की बहुत पिटाई करी। हम्म। और केवल एक बार नहीं हुआ ऐसा, 5-6 बार हुआ। फिर हम पुलिस के पास गए, पुलिस स्टेशन भी पहुँचे, तो भी ब्रोकर्स का पूरा हुजूम आया और उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरे। और हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे वो इतना डरे हुए थे कि वो अपनी स्कूटर भी अंदर लेके नहीं आए कि हमारी स्कूटर का नंबर देख के बाद में परेशान ना करें। हम्म। तो अभी भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। अब ऐसे इंसिडेंट होगा, तो आपके पास दुखी होने का समय नहीं है। आप तुरंत अगला स्टेप सोचिए, अब करना क्या है? तो अच्छा, अगला स्टेप ये करना है कि हमें अपने लोगों की हेल्प करनी है, हमें लॉयर प्रोवाइड करना है।
तो एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉय में ये है कि भाई एम्प्लॉय में आपके पास बहुत समय है किसी भी चीज़ पे सोचने का। एंटरप्रेन्योर में समय नहीं, बिकॉज़ आप रिस्पॉन्सिबल हो 10 लोगों के लिए और। तो आप फटाफट सोचो, आगे बढ़ो। आप सैडनेस और हैप्पीनेस में ज़्यादा देर बिज़ी नहीं हो सकते हैं। तो फिर आप हेल्प कैसे करते हो? मतलब क्योंकि ऐसा इस कंडीशन में तो बहुत लोग आपको जॉइन भी नहीं करना चाहते होंगे कि यार नहीं, हम नो ब्रोकर क्यों जॉइन करें, क्योंकि हमारी तो जान को खतरा है। तो ऐसे केस में हमारा रूल ये रहता है कि इनफाइनाइट सपोर्ट दो। जो भी आप कर सकते हो, तो यानी कि कुछ भी, पैसे तो एक बहुत छोटी चीज़ आप कर सकते हो, पर किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस हुई, किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ, वो आप पूरा दो। इंश्योरेंस कवर मल्टीप्लाई कर दो। पूरा लॉयर की फ़ौज वहाँ पहुँचा दो। तुरंत फ्लाई करके आप खुद जाओ, लोगों को सपोर्ट करो। जो एक्शन ले सकते हो ब्रोकर्स के अगेंस्ट, वो लो। ब्रोकर वाले के से भी मिलो, उसको बोलो कि भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपने हाथ में आप जो कुछ भी आप वो करो, और जनरली ऐसा करते हो तो फिर बेसिकली हो जाता है। तो मतलब आपको डर वर नहीं लगता है? देखिए, डर तो लगता ही है, क्योंकि अगर कोई आपको पीटने आ जाए तो क्यों नहीं डर लगेगा? तो डर तो लगता ही है, लेकिन अब बिज़नेस में यही है कि बिज़नेस के अंदर हर चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होगा, उसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा। तो लोगों का सवाल तो यहाँ पे ये आएगा ना कि सर आपको शायद फेस करना भी पड़ता होगा, आप नो ब्रोकर, जहाँ आप ब्रोकिंग फीस नहीं ले रहे, तो आपको भी पैसे कमाने होंगे। करेक्ट। तो आप लोग कैसे पैसे कमाओगे? हुआ ये कि शुरुआत के अंदर तो प्लेटफ़ॉर्म फ्री था, लेकिन उसके बाद चूँकि हमें भी अपने लोगों को पैसे देने हैं, तो हमने फिर क्या किया कि अच्छा देखिए, ब्रोकर जो है ना, वो सपोज़ आपसे ₹25,000 के मंथली भाड़े वाले घर पे ₹25,000 लेता है, 1 मंथ का रेंट लेता है। हम आपसे ₹2,000 लेंगे, या ₹1,000 लेंगे, ₹2,500 लेंगे, वो भी स्वेच्छा से। राइट। अगर आप दोगे तो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज़ मिलेंगी, वरना आपको नॉर्मल सर्विसेज़ मिलेंगी। तो हमने ऐसे à la carte प्रोग्राम किया कि अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपको फ्री में ही पोस्ट करनी है नो ब्रोकर पे, तो आप कर दीजिए। लेकिन अब बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई हैं, आपको चाहिए कि टॉप पे आ जाए ताकि मुझे ज़्यादा क्लिक्स आ जाएँ। तो हमने बोला आप हमें बेसिक फ्लैट फीस दे दीजिए, तो हम उसे टॉप पे कर देंगे। फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि अच्छा, रेंटल एग्रीमेंट का क्या होगा? वो कौन कराएगा? तो हमने कहा हाँ, वो हम करा देंगे, उसके लिए हम जो जो ज़ कोई भी आदमी फीस लेता वो ले लेता। फिर हमने उसमें टेक्नोलॉजी डाल दी कि जैसे बॉम्बे में रेंटल एग्रीमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही लैपटॉप पर वो आ जाएगा बंदा। फिर पैकर मूवर लोगों ने बोला कि भाई हमें घर शिफ्ट करना है। पैकर मूवर की 1 ही 2 ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं कंट्री में। जो अगर मैं आपसे पूछूँ भी कि बताइए पैकर मूवर फेमस, आप मुझे मैक्सिमम 3 बता पाएँगे। और वो तीनों जो प्लेयर हैं ना, वो तीनों इंटरसिटी प्लेयर हैं, इंट्रासिटी नहीं है। वो आपका सामान यहाँ से, जबकि 80% जो मूवमेंट्स हैं, वो विदिन अ सिटी हैं। विद इन सिटी होती, राइट? तो आपके पास कस्टमर्स हैं, बोला कोई ब्रांड है ही नहीं हमारे पास, कैसे करें, किस पे भरोसा करें? तो फिर वो काम हम लोगों ने किया। तो हमारे ट्रक नहीं है, लेकिन हम सॉर्ट करते हैं कौन से अच्छे वेंडर्स हैं। फिर वही वेंडर नो ब्रोकर की बेसिकली ड्रेस पहन के जाते हैं, नो ब्रोकर की ब्रांडिंग होती है, हमारी प्लेटफ़ॉर्म बुकिंग होती है। तो हमने रियल एस्टेट से स्टार्ट करा, फिर हमने रेंटल एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, होम इंटीरियर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, पेंटिंग, क्लीनिंग, नो ब्रोकरहुड, फिर बहुत सारी चीज़ें और। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब आपसे बात करते हुए मेरे को समझ में आ रहा है सर कि कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हो तो शायद उसी बिज़नेस से आप पैसा कमाओ, ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से ये तो, आप एरोगेंस तो आप बिज़नेस से बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि अरे भाई, मुझे तो ऐसे ही करना है। आप कस्टमर ही कंटीन्यूअसली सुनते रहो। तो मैं तो ये बहुत बार बोलता हूँ कि नो ब्रोकर के अलावा तो हमें कभी कोई ओरिजिनल आइडिया आया ही नहीं। अच्छा। हम तो एकदम कॉपी कैट है। कस्टमर ने जब जो बोला हमने वो कॉपी कर लिया। पर हाँ, हमने कस्टमर सुनते रहे हम लगातार, और आज भी सुनते रहते हैं। राइट। क्योंकि कस्टमर कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले जो कस्टमर माँगता था, उससे कहीं ज़्यादा आज माँग रहा है। तो अगर आप सुनोगे नहीं, तो आप प्रोवाइड भी नहीं कर पाओगे सर्विस। तो आप सर कैसे डिसीजन कैसे लेते हो? मतलब अगर जैसे मान लो कि एक एंटरप्रेन्योर है, अपन को सुन रहा है और वो मतलब उसको लगता है कि यार, क्योंकि उसका तो बहुत सारे फीडबैक आते होंगे कि ये भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो उसमें से कौन-सा बेटर है कि मार्केट में वो चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसका डिसीजन कैसे लिया जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप विश्वास मानिए कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर, जो मुझे बोलते हैं कि भाई हमारा ये आइडिया है, हम करें कि नहीं करें? और मेरा जवाब ये होता है कि आप मुझसे बिल्कुल ही मत पूछिए। जस्ट बिकॉज़ मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और किसी और फील्ड का हूँ, का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके फील्ड में एक्सपर्ट हो गया या मैं इस लायक हो गया कि मैं आपको एडवाइस दे पाऊँ। पर आप मुझसे एडवाइस लोगे तो मेरे दिमाग में जो आएगा मैं बोलूँगा, उससे आप भ्रमित भी हो सकते हो। राइट। तो यहाँ पे ना बिज़नेस में ये एक समस्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस आइडिया है, अब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, उनको भी जितनी समझ है उस हिसाब से जवाब देंगे। कुछ लोग पोलाइटनेस में येस बोल देंगे, और जब आप इन्वेस्टर के पास जाएँगे, तो इन्वेस्टर भी सीधा जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज़ इन्वेस्टर कहीं बुराई नहीं करना चाहता फाउंडर की।
पर इन्वेस्टर का रोल ऐसा है कि 20 में से 19 तो मना ही करेंगे क्योंकि उनको सिलेक्टेड लेने हैं। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तो आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, या तो एक आप चीज़ कर रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क भी ले रहे हो, अब कैसे डिसाइड करो? तो इसका एक ही आंसर है, उस कस्टमर के पास जाओ, क्योंकि वो कस्टमर ना आपसे एकदम ऑनेस्ट जवाब देगा। और अगर कस्टमर कह रहा है कि हाँ, मैं ये प्रोडक्ट के लिए पैसे दूंगा, तो आप किसी वीसी की मत सुनो, आप किसी फ्रेंड की मत सुनो, आप किसी एक्सपर्ट की मत सुनो, क्योंकि वो सिंपल आदमी जो सड़क पे खड़ा हुआ है ना, अगर उसने कहा कि हाँ मैं प्रोडक्ट लूंगा, वही सच है। बट यहाँ पे एक बात और आ जाती है ना सर, कि जैसे मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो 100 लोगों तक तो बिक जाता है, कि चलो 100 लोगों तक तो चले गए, 1000 लोगों तक भी चले गए, एक 1 to 1 बेच दिया किसी बंदे ने। बट वो 1000 से 1000 एक नहीं होता, और 1000 से 10,000 नहीं होता है। तो उसके अंदर गड़बड़ ये होती है कि बहुत बार हम मार्केट साइज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये आपने बात एकदम ठीक बोली है। हम कोई बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जो हमने कहीं देखी है और हम शुरू हो जाते हैं। पर जितना बड़ा मार्केट साइज होगा, उतना हायर चांस है कि आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो ये तो मैं हर किसी ऑडियंस को बोलूंगा कि पहले मोटा मोटा मार्केट साइज समझ लो कि इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है इसका। जितना आप छोटा मार्केट स्टार्ट करोगे ना, उतना वो रिस्की है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल शेयर करता हूँ सर, मैं यहाँ पे मैं पॉडकास्ट के अंदर इसी इसी टॉपिक के ऊपर, हम एक फाउंडर के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था, और चिकन किंग है वो अभी बेंगलोर के अंदर। तो यही बात कर रहे थे, मार्केट क्या भली, मार्केट को समझने वाले कि मार्केट समझ लो कितना बड़ा है, कैसा है। तो उन्होंने बोला ठीक है अभिषेक, मैं भी एंटरप्रेन्योर नया नया, और मैं भी मार्केट समझ लेता हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, और मैं लॉन्च करना चाहता था कि कुक फूड, मतलब फूड कुक इन 2 मिनट्स वाला, ऑटोमेटिकली, मतलब जल्दी जल्दी खाना पक जाए, मैं बस बना के दे दूंगा, हो जाएगा। तो मैंने सर्च किया, तो इंटरनेट पे बताया गया कि ये तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री, इतना बड़ा मार्केट है। और जब मैं मार्केट में बेचने गया तो कोई खरीद ही नहीं रहा उसको। 1 डेढ़ साल मैंने उसमें लगाया पूरा अभिषेक, और कोई भी नहीं खरीदने को तैयार। मैंने फिर इंटरनेट सर्च किया, अधिक तो $1 बिलियन इंडस्ट्री, खरीद कौन रहा है? पता पड़ा वो तो यूएस का मार्केट है। तो इतनी बड़ी गलती 1 साल तक वो, उसको उनको समझ नहीं आया कि दिख तो रहा है, पर बिक क्यों नहीं रहा। नहीं नहीं, ये गलती तो आई थिंक काफी लोग करते हैं। और आप हमारे अगर बिजनेस देखो, तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं चलेगा यूएस में आज, क्योंकि यूएस का मार्केट तो कम्प्लीटली ब्रोकर है। तो आप अगर गूगल करोगे तो हमारा तो वहां पे जीरो का गेम बनता है। लेकिन आप बहुत सही बात बोल रहे हो कि इंडिया की कंडीशन को समझ के ही मार्केट बताओ आप। अगर इंडिया में लोग वो गरम खाना खाना है और जैसे 1 मिनट नहीं चाहिए, तो आप कितना भी कर लो, इंडिया में नहीं बिकेगा वो। अच्छा एक बात बताओ सर, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन देना, 10 मिनट डिलीवरी इज इट गुड फॉर इंडिया और नॉट? तो देखिए, जब ये शुरुआत हुआ था तो मुझे लगा था कि किसी को जरूरत नहीं है 10 मिनट की। लेकिन अब मैं अपने घर के अंदर ही देखता हूँ कि आई थिंक हम कंज्यूमर्स को जितना आप स्पॉइल करो, हम उतना स्पॉइल होने के लिए तैयार हैं। हाँ, कई लोगों के बेसिकली निगेटिव्स भी हैं कहने के, कि जितनी चीज़ें आप बाहर से ऑर्डर करते हो, बाहर से खाना लेते हो, वो हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छा नहीं है शायद, तो उसके निगेटिव्स हैं। लेकिन अब कंज्यूमर्स को जो चाहिए वो तो बिजनेसमैन प्रोवाइड करेगा ही। तो आई थिंक दोनों ही तरह के आर्गुमेंट हैं, प्लस में भी और नेगेटिव में भी। पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंज्यूमर्स को आप जितना पैम्पर करो, तैयार बैठे हैं पैम्पर होने के लिए। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट भी आया था कि हम क्या बना रहे हैं, हम इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने, पीयूष गोयल जी ने बात तो एकदम सही बोली है, लेकिन उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया। चाइना का ही मैं उदाहरण देता हूँ आपको। चाइना में मेतुआन करके कंपनी है, जो $multi-billion कंपनी है। उसने फूड डिलीवरी सबसे पहले शुरू किया था। तो अगर चाइना की भी आप मैच्योरिटी देखें, तो वहां भी सबसे पहले फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, यही चीजें हुई। बाद में सुपर कंडक्टर ईवी आया। आप देखिए, टिकटॉक जो है, वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स है। पता नहीं समाज से कितना भला हो रहा है, पर एडिक्टिव तो प्लेटफॉर्म है। कोई कोई सुपर कंडक्टर या कोई ईवी तो नहीं बना रहा है वो, लेकिन वो चाइना का ही है। तो चाइना की भी मैच्योरिटी कर्व ऐसे ही रहा है। अब आप, अगर हम मुझे आज कुछ डिफेंस पे बनाना है या मुझे ईवी बनाना है, उसके लिए ना बहुत पेशेंट कैपिटल चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, रिसर्च करने होंगे। हो सकता है 5 साल लग जाए कुछ बनाने में। तो क्या वो कैपिटल है आज इंडिया में? शायद नहीं है। पर क्या वो आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। तो मैं, जो पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, बोल एकदम सही रहे हैं, लेकिन समय लगता है इन चीजों में। अभी हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री बेरली 10-12 साल पुरानी है। राइट। यूएस की पता नहीं 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी है। यूएस ने गूगल को जन्म दिया है, एयरबीएनबी को दिया है। तो आप देखिए, आप
आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम फिर से मिलते हैं 5 साल 7 साल बाद, राइट। तो आप देखेंगे कि अवश्य कंपनीज आएंगी। आज भी डिफेंस में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, तो आ रहे हैं वो, क्योंकि एनीवे गवर्नमेंट इंडिजीनियस पे फोकस कर रही है। पर हाँ, बात तो उनकी सही है, पर मैच्योरिटी है कर। सबसे बूमिंग इंडस्ट्री कौन सी है आपकी तरफ से, कि मतलब कि ये इंडस्ट्री बहुत काफ़ी बूम हो रही है और इसमें थोड़ा एंटरप्रेन्योर्स को इसमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे से बूम होने वाली हैं। हाँ, अगर आप कुछ हटके इंडस्ट्रीज की बात करें जो शायद इतनी ऑब्वियस नहीं हो, तो उसके अंदर 2 जो दिमाग में आती हैं वो आता है, एक है क्लाइमेट। क्लाइमेट पे, कार्बन क्रेडिट्स पर कैसे बेटर कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी लिविंग पर, इस पर बहुत काम होने वाला है, यूएस के अंदर ही बहुत हो रहा है। दूसरा पेट्स, अगर आप देखें तो अभी आप अपनी सोसाइटी में देखें तो आज से 5 साल पहले जितने पेट्स होते थे, उसके अंदर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अब बहुत कपल्स बेसिकली जो है शादी के बाद पेट्स लेते हैं, तो हर जगह भी पेट की नंबर बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में जो आगे आएगा। पर ये केवल वो 2 चीज़ें थोड़ा हटके हैं, पर अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़। अच्छा, एक सर एक बहुत हॉट टॉपिक पे बात करते हैं, करने की कोशिश करते हैं और समझने की वो कोशिश करते हैं कि जैसे मैं भी जब मैं भी तो अभी नया-नया एंटरप्रेन्योर बना हूँ, मेरे को तो अभी आइडिया नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं हम जानने की। हर एंटरप्रेन्योर के मन में एक ही सवाल होता है कि हम बहुत सारा पैसा उठाएँ मार्केट से, पैसा उठाते जाए और उसको बर्न करते जाएँ। पर पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं, प्रॉफ़िट नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या हमको ये बर्निंग करनी चाहिए या फिर प्रॉफ़िट पे पहले ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप वॉर में हैं कि पीस में, इंडस्ट्री में। तो जैसे आप आज का उदाहरण देखिए, तो अभी जो आपने द 10 मिनट डिलीवरी की बात करी, उसके अंदर जितने प्लेयर्स हैं वो वॉर में हैं। यहाँ पर अगर आप अभी अब 10 मिनट डिलीवरी ऑर्डर करें और प्रॉफिट की बातें करें, तो कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि आप प्राइस मीट ही नहीं कर पाएँगे। तो अभी अनफॉर्चुनेट सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री में इस वक़्त आपका पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए, बिकॉज़ अगला पार्टी डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके अंदर आप ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते कि नहीं, नहीं भई, पैसा, प्रॉफिट इज़ इम्पोर्टेंट, तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाकी 90% केसेस के अंदर ये पास्ट में ज़रूर हुआ है कि लोगों ने खूब सारा पैसे बर्न करे हैं और सोचा है मार्केट ले लें, फिर देखा जाएगा। पर आपने ही खुद ही आपने अपनी आँखों से देखा है उनका क्या हाल हुआ है। राइट, राइट, राइट। तो देखिए, 90% केस में तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, कि अगर आप, क्योंकि आपकी कंपनी को भी बुरी आदत पड़ जाती है, कस्टमर को भी बुरी आदत पड़ जाती है, आपके टीममेट्स और एम्प्लॉइज़ को भी खराब आदत पड़ जाती है। उनको भी फिर आप प्रॉफ़िट के लिए बोलो, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि अरे! अभी तक तो हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो देखिए, बिज़नेस का तो पहला असूल ये है कि शुभ लाभ। अब लाभ ही नहीं हो रहा तो बिज़नेस का फ़ायदा क्या है? तो इवेंचुअली तो ये ट्रुथ कैच अप करेगा ही करेगा। आप इस 10 मिनट डिलीवरी के अंदर भी एक दिन प्रॉफ़िट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी कितने दिन इस पे बेसिकली आपको पैसा चलाने देंगे। राइट। तो जितनी जल्दी आप पैसा चलाना बंद करें उतना बेटर है। मेरे को सर बहुत सारे ऑडियंस मेरे को कमेंट में बॉक्स में लिखती है कि अभिषेक यू आर वेरी ओल्ड माइंडसेट। पैसा तो ऐसे चुटकी में बनाया जा सकता है। मैं हर पॉडकास्ट में ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ, हर एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ ताकि मैं एक जवाब दे सकूँ ऑडियंस को कि क्विक मनी तो नहीं कमाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ बोला और 1.5 साल में आप एक करोड़पति बन गए और बढ़िया एकदम बीएमडब्ल्यू में उतर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है सर? नहीं, नहीं, पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल? नहीं, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। आई थिंक ऐसी जभी भी कोई स्टोरी होती है, चूँकि वो सेंसेशनल होती है, तो वो ज़्यादा फ़ेमस हो जाती है। लेकिन ट्रुथ यही है कि भई, आपको अपना बिज़नेस बनाना है, अगर पैसे बनाने हैं, तो तभी होगा जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, उस दाम पर जो सस्टेनेबल हो। क्योंकि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक तो बना सकते हैं मूर्ख, लेकिन ना तो इन्वेस्टर्स भी यहाँ बहुत होशियार हैं, आईपीओ मार्केट में भी लोग होशियार हैं। देखिए, पहले कुछ लॉस मेकिंग आ भी गई थी स्टार्टअप्स, अब तो नहीं आ पा रही हैं आसानी राइट। से। तो मैं तो एकदम आपसे सहमत हूँ, इसमें कोई ओल्ड या न्यू वाली बात नहीं है। ये तो बिज़नेस का सत्य हमेशा ही रहेगा, 10 साल पहले भी था और शायद 1000 साल बाद भी रहेगा, कि बिज़नेस का पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफ़िट बनाना। राइट। हाँ, वी आर वेरी थैंकफुल कि अभी इन्वेस्टर्स की वजह से आपको कुछ साल मिलते हैं, जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमें, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनली प्रॉफ़िट ही चाहिए। मतलब अर्ली मनी नहीं बनाया जा सकता, जल्दी नहीं बनाया जा सकता बिल्कुल भी। अभी एक कंपनी और आई सर, कंपनी का नाम भी लेते हैं ब्लू स्मार्ट।
और उसके बारे में इतनी बातें बोली जा रही है, आपके का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तो जी बेसिकली अब मतलब स्टार्टअप का होके तो हम शर्मिंदा ही हो सकते हैं इस बात के लिए, और अब क्या बोल सकते हैं। पर यही बोल सकते हैं कि देखिए 100 कंपनीज आती हैं तो उसके अंदर 2-3 में ऐसा गड़बड़ होती है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स में ही है। अगर आप नॉर्मल भी लिस्टेड मार्केट देखें तो अभी कुछ साल पहले मनपसंद करके कंपनी थी, उसका भी ऐसे केस निकला था। तो देखिए कुछ केसेस तो ऐसे गड़बड़ निकलते हैं। एक ही तरीका है इसका कि एज ए इन्वेस्टर आप डाइवर्सिफाइड रहिए। कभी भी किसी एक कंपनी में ज़्यादा पैसे मत लगाइए। हमेशा बेसिकली 20-25 कंपनी पैसे लगाइए। और एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस को देख के सोचिए कि क्या आप चाहेंगे कि आपका नाम आए अखबार में इस तरह से। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कभी भी ऐसा सोचिए भी मत ऐसा कुछ करने का। यहाँ तो मतलब बहुत लोग जैसे बहुत स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप हैं, तो उनको लोन लेने के लिए भारी पड़ता है कि यार मेरे को लोन मिले तो मिले कैसे बैंकों से। वो तो कोलेटरल मांगते हैं कि अब ये तो ज़मीन रखो, घर रखो, उनके पास तो घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। पर यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि 9,000 करोड़ का फंड मिल जाता है विदाउट कोलेटरल। तो ये सिनेरियो होता क्यों है सर? मतलब समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो देखिए शुरुआत में जो ऐसी कंपनीज हैं वो थोड़ा ओवर प्रॉमिस कर देती हैं, हाँ। तो लोगों ने भी ठीक से एनालिसिस नहीं किया पर दे दिया। लेकिन आप ये मत देखिए कि कैसे इनको पैसे मिल गए, आप ये देखिए कि अंत क्या हो रहा है। अच्छा। तो अंत तो यही हो, अंत तो अच्छा नहीं हो रहा ना, कहीं ईडी पीछे पड़ी होगी, कहीं पे कोर्ट केस हो रहे होंगे। तो ये सब करने क्या फ़ायदा? इससे थोड़ा कम कमा लीजिए पैसे, लेकिन वो ऐसे हों जिससे जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों, जिसको लेके आप खुशी से बोल सकें मेरा अचीवमेंट है। तो देखिए 100 में से 1-2 केस तो हमेशा गड़बड़ होंगे, पर मैं बोलूँगा कि बाकी 98 केस देखिए राइट। और आप अच्छे तरीके से कस्टमर की हेल्प करके भी गुड मनी कमा सकते हैं। तो फिर वो रास्ता ज़्यादा आसान है शायद। पर एक और चीज़ बताओ सर कि मतलब एक ही प्रोडक्ट से पैसे कमाना इट्स गुड, क्या मतलब, या मल्टीपल आप बिज़नेस करना इट्स गुड, या फिर एक ही में फ़ोकस करना इट्स गुड? तो जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और आप बता रहे थे जैसे आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो देखिए मैं आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ा हूँ और वहाँ पे बहुत बार मार्केटिंग प्रोफेसर ये बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन करो, एक ही चीज़ पकड़ो। हुँ। देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि ये सब करने की इतनी लग्ज़री तो नहीं है मेरे पास। एज़ अ बिज़नेसमैन तो आपको जो मिल रहा है वो आप करो। जो चीज़ एज़ लॉन्ग एज़ आप एक कस्टमर को सही प्राइस पे सही सर्विस दे पा रहे हो और वो ले रहा है, आपको करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जब कोविड आया, हमने रियल एस्टेट के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज़ और चीज़ें भी करी हुई थी। अगर हमने वो नहीं करी होती, तो कोविड में बहुत चांस था कि नो ब्रोकर बंद हो जाती। क्योंकि हम केवल एक ही बिज़नेस पे ओवर डिपेंडेंट हो गए थे। जब लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो घर कैसे देखेंगे, घर कैसे चेंज करेंगे? राइट, राइट। लेकिन चूँकि हमारे और बिज़नेसेस थे, तो हमने पूरा पीरियड सर्वाइव कर लिया। इनफैक्ट कोविड के बाद हम लोग और स्ट्रॉन्ग निकले। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसके अंदर ज़रा भी अहंकार मत लीजिए कि मैंने ना ये बिज़नेस खोला है तो यही करूँगा। राइट। समय जो आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, हाँ, वो लेते चलिए। अपने आप से पता चला जाएगा। हाँ, हाँ। अच्छा, एक बिज़नेस का लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना मतलब कितना इम्पोर्टेंट, मतलब आपको मतलब कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म तक आपको बने रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है? तो अगर आप ज़ूम आउट करके देखें, तो आप कोई उद्यम कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ समय लगेगा कस्टमर्स को आपको जानने में। बीच में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएँगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। अगर आप शॉर्ट टर्म लेंगे, तो बहुत बड़ा चांस है कि फेल हो जाएँगे। लेकिन अगर आप लंबा लेंगे, टाइम हॉराइज़न, तो ये जितने ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं ना, ये सब स्मूथन आउट हो जाएँगे। अब जब हम लोग की बात कर रहे थे, तो हम लोग कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के अपने बिज़नेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पहले दिन कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो रोज़ कंपाउंड करते आपने बहुत कुछ बड़ा बना दिया होगा। राइट, राइट। तो मेरे ख्याल से आप इसमें उतरिए तो ये सोच के उतरिए कि भई कई साल करेंगे और कुछ बड़ा बनाएँगे और अपने हाथ में तो कोशिश है, तो कोशिश रोज़ करेंगे। ये शार्क टैंक देख के आप ये मत सोचिए कि हाँ, मैं जाऊँगा और मैं कुछ प्रेज़ेंट करूँगा और मुझे फंडिंग मिल जाएगी या फिर मैं टीवी पे आऊँगा। वो सब सही है। अच्छा, आप बताओ, आप शार्क टैंक में कब जा रहे हो जज बन के? नहीं, नहीं, नहीं। कभी आपको मौका पड़े वहाँ जाने का, शार्क टैंक में जज बनने का? तो देखिए वो तो मुझे पता नहीं है, पर बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि शार्क टैंक एक टीवी शो है, हाँ। उसको देख उससे आप अच्छी चीज़ें सीखिए। अच्छी चीज़ें आप ये सीखिए कि देश में अलग-अलग तरह के बिज़नेसेस आ सकते हैं और अच्छा बिज़नेस है तो उसको फंडिंग मिलेगी। उससे ये लर्निंग मत लीजिए कि ये करना आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है। जो लोग वहाँ पहुँचे भी हैं उसके पीछे आपको वो लोग नहीं दिख रहे जो 99% लोग जो शार्क टैंक में नहीं पहुँच पाए। तो जो भी वहाँ पहुँचे मेहनत से ही पहुँचे हैं, तो रास्ता आसान नहीं है।
लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। अगर आप, क्योंकि फिर आपको कोई बॉस नहीं है, आप जो कर रहे हैं कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जो आप करेंगे आपके पुरुषार्थ का रिजल्ट आपको ही मिलेगा, आगे मिले पीछे मिले, पर पुरुषार्थ करना आपका काम है, तो वो आप करिए और बाकी सब जो है भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। अभी सर एक चीज़ और आ रही कि ना, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो शायद वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता था। मतलब मुझे अगर ऐसे जूम आउट करके देखूं मैं, तो शायद आप सब लोग वर्क होम घर पे भी होते तो सब कोऑर्डिनेट करके आप कर सकते थे, और आपने ऑफिस चूज की कि आपको ऑफिस आना है। और आजकल सब लोग तो वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हैं। तो क्या वर्क फ्रॉम होम से एक्चुअली बिजनेस बनाया जा सकता है क्या इतना बड़ा? देखिए, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है, हम्म। तो रास्ता एकदम क्लियर है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वर्क फ्रॉम बहुत बहुत अच्छा है। पर कई बार तो जैसे स्टार्टअप में भी, नो ब्रोकर के शुरुआत में भी सब वर्क फ्रॉम होम था, पर वो इसलिए नहीं था कि हम चाहते थे, वो इसलिए था बस पैसे ही नहीं थे। तो जब कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, केवल वेबसाइट है या पैसे है ही नहीं, ऑफिस के पैसे थे ही नहीं, तो मैं क्या करता था कि मैं बेसिकली फ़ोन करके जो महिलाएं होती थी अलग अलग शहर में, उनको मैं कॉल करता था, उनको मैं ट्रेन करता था फ़ोन पे, फिर वो हमारे कॉल सेंटर के फ़ोन वो उठाती थी, कोई मैसूर से, कोई हुबली से, और वो बहुत अच्छा चला। पर जब पैसे थोड़े बहुत आ गए और ऑफिस हमने स्टार्ट करा, तो फिर हम ये चाहते हैं कि चूंकि हम जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली नया है और हमें पता नहीं अब करना क्या है, तो अगर 4 लोग मिलके बैठेंगे सामने, तो 4 आइडिया आएँगे, फिर कुछ ट्राई कर पाएँगे। तो दोनों के ही प्लस माइनस हैं। घर में फ़ायदा ये है कि आपको इंडिया में से कहीं वर्ल्ड में से कोई भी टैलेंट मिल सकता है। आप जम्मू-कश्मीर के किसी आदमी से बात कर सकते हो, आप अमेरिकन से बात कर सकते हो। ऑफ़िस का फ़ायदा ये है कि अगर आप कुछ नया कर रहे हो, जिसका रास्ता फिक्स नहीं हुआ है, तो आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। चांस एनकाउंटर्स के अंदर नए आइडिया आ सकते हैं। तो स्टार्टअप के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एडवाइस तो ये होगा कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो चाहे कॉफ़ी शॉप में मिलो, लेकिन नए स्टार्टअप आइडिया के लिए फ़ेस टू फ़ेस मिलने से बहुत फ़ायदे हैं। विदाउट डिस्कशन आई थिंक आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड आपने जो बात बोली ना, बिल्कुल सही। क्लैरिटी अगर है तब तो सब चल जाएगा कि हाँ, पता है उसको ये करना है, इसको ये करना है। बट अगर क्लियरिटी नहीं है, तो आपको बैठ के सामने बात करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ीक्यूट कर दो। राइट। तो वो स्टार्टअप में तो मुझे लगता है, और बहुत सारे घनिष्ठ संबंध भी बनते हैं जब आप आमने-सामने होते हैं। और जब कंपनी परेशानी में होती है, जो कि हमेशा कभी ना कभी आने वाली है ही आपकी जर्नी में, तो वो जो घनिष्ठता होती है, जो लोगों के बीच बनी है क्योंकि उन्होंने अच्छे-बुरे समय देखे हैं, वही घनिष्ठता हेल्प करती है एक-दूसरे को एनकरेज करने के लिए, सँभालने के लिए। एक कंपनी होती है सर 1 से 10 तक, तब फाउंडर को सारा काम करना पड़ता है। फिर जाती है 10 से 50 तक, तब भी फाउंडर सारा काम करता है। फिर जब वो 51 से 200 तक होती है, तब भी फाउंडर इन्वॉल्व रहता ही है, तब लीडर्स नहीं बनते हैं, चीज़ें नहीं बनती हैं। तो एक फाउंडर को कब काम करना छोड़ देना चाहिए? ऐसा आजकल बहुत सारे मेंटर्स बोल रहे हैं कि भैया कि यू डोंट नीड टू वर्क। आपने छोड़ दिया क्या, पहले बताओ? तो देखिए, छोड़ तो आप कभी नहीं पाएँगे क्योंकि आपने कि योर बेबी टाइप का है। लेकिन थैंकफुली मेरे केस में ये हुआ कि मैंने अपने बारे में डिस्कवर करा कि मुझे माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है पर्सनली, जब मेरा कोई टीममेट कोई बड़ी चीज़ कर लेता है बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के। तो ये हर किसी की सेल्फ डिस्कवरी है। और फिर मैंने तो जैसे अगर आप, जैसे मैं बिज़नेस टीम देखता हूँ, तो बिज़नेस टीम में हम एक लीडर से हमने स्टार्ट किया, आज हमारे पास 80 लीडर हैं करीब। आज तक किसी ने रिज़ाइन नहीं किया है। वाओ! हो सकता है कि कोई किसी की शादी हो गई हो तो वो लड़की चली गई हो, या किसी ने एमबीए के लिए चली गई तो मैं वो केसेस छोड़ा हूँ। बट रेयरली किसी ने रिज़ाइन किया है। उसका रीज़न यही है कि जैसे ही कोई आता है हम उसे एक फंक्शन दे देते हैं, वो उस फंक्शन का हेड हो जाता है और पूरा विज़न, मिशन, फ्यूचर उसी बंदे का है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको पेंटिंग का हेड बना दिया है, तो पेंटिंग के बाद में केवल आप सोचोगे और मेरी आपसे महीने में 1 बार बात हुई, कहाँ जा रहे हो? बस। तो मेरी लर्निंग तो ये है कि अगर आप अपनी ही कंपनी में और एंटरप्रेन्योर्स बना सकें, तो कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। क्योंकि तब एक अभिषेक या एक अमित की जगह 10 अभिषेक, 10 अमित हो जाएँगे। और अगर आप अपने से भी होशियार लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, तो जो आपकी कमियाँ हैं, वो कमियाँ वो पूरी कर देंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको 1 से 10 के बाद 10 से 1000 की जर्नी करनी है, तो फिर आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। ये जो अहंकार है कि भई मैंने बनाया, मैं मेरी कंपनी है और मुझे सही पता है, वो अहंकार छोड़े बिना आप कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, मुश्किल है बहुत। क्योंकि
क्योंकि फिर आपको हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है। अगर आपको ये कहना है कि भाई ऐप में जो बटन का कलर क्या होगा वो भी मैं ही डिसाइड करूँगा, तो सब काम रुका रहेगा जब तक कि आप आएँगे नहीं। राइट, राइट, राइट। और फिर ऐसे केस में आपकी कंपनी में वही लोग काम करेंगे जो येस मैन है, क्योंकि वही चल रहा है, जो आप बॉस की येस बोल रहा है उसका ही चल रहा है। तो ऐसे केस में बड़ी कंपनी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि इसको बजाय इसके कि मैं इसे कोई मॉरल या एथिकल डिस्कशन देखूँ, मैं तो एक बिज़नेस डिस्कशन की तरह पूछ रहा हूँ राइट। कि अगर आपकी एक दुकान है और आपको 20 दुकानें करनी है, तो क्या आप 19 दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगा के चलाना चाहते हैं? कि आप 19 एंटरप्रेन्योर अगर पकड़ लें, जो कम रिस्क के साथ आपके साथ जुड़ना चाहें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एब्सोल्युटली राइट। मेरा भी ऐसा ही मानना है सर, मतलब आप कब तक आप सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी जैसे मैं भी बहुत सारे क्लाइंट हैंडल करते हैं, 300 क्लाइंट हो गए, 400 हो गए, आप सबसे कितना बात कर पाओगे? अब मैं बोलता हूँ कि यार ये सामने वाले बंदे ने आपकी ज़िम्मेदारी ली है, अगर ये जितना कर सकता है उतना ही कर हाँ, पाएगा। उसके बियॉन्ड तो अभी मैं भी आ जाऊँ तो भी क्या कर लूँगा? रोक दो, अभिषेक जी आप आओ, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है स्किप करते हैं यार, आगे बढ़ेंगे। आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूँ, क्योंकि आपकी साँठ-गाँठ होना ज़्यादा ज़रूरी है उस बंदे के साथ में। तो जब तक वो मैं भी फ्री छोड़ देता हूँ पूरा, कि यार कंप्लीटली फ्री, जैसा करना है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट गलती हो गई, नहीं हो रहा तो बोल दो कि भैया हमसे नहीं हो सकता, बात ही खत्म। और ऐसे में अगर आप अपने टीममेट का सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उस टीममेट का भी साहस बहुत बढ़ता है, उसका भी ढाँढस बढ़ता है कि हाँ भाई, मेरा बॉस मेरा मेरा साथ दे रहा है। अगर आप उसको उसको डाँटना तो बहुत आसान है। अगली बार वो हर चीज़ आपसे पूछ के ही करेगा। वही। फिर आपके 300 क्लाइंट कभी हो भी नहीं पाएँगे। क्योंकि राइट। आपके सक में इतना टाइम हो ही नहीं पाएगा कि आप 300 लोग मैनेज कर पाओ। अच्छा सर, एक चीज़ और बताऊँ लास्ट में, कि जैसे अपन जो मार्केट कैप देखते हैं और सोचते हैं ना कि इतना परसेंटेज से बढ़ रहा है, मतलब 25% से बढ़ना चाहिए। तो एक बिज़नेस एक पॉइंट पे आके ऐसा हो जाता है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो तो हैवी होते रहते हैं। मान लो आपकी टीम में 1000 लोग हैं, आप 10 करोड़ की सैलरी दे रहे हो, तो 10 करोड़ के अगले साल बढ़ के 20% से वो 12 करोड़ हो जाएगी, हाँ जी। और आपका धंधा उतना नहीं बढ़ेगा। तो उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? वो वॉर टाइम पे तो ठीक है, क्योंकि आपको सर्वाइव होने के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक बार वो वॉर टाइम निकल गया, आप पीस टाइम पे हो, यानी कि आप नॉर्मल बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, कोई आप पे एक्जिस्टेंस का थ्रेट नहीं है। ऐसे केस में जितनी जल्दी आप इसको रिवर्स करो उतना बेटर है। क्योंकि आपने एक बार कंपनी में आदत डाल दी कि 10 करोड़ का रेवेन्यू है और 15 करोड़ का एक्सपेंस है। तो हम खुद ही लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम खुद ही देख रहे हैं कि इसमें बहुत समय लग जाता है। तो बुरी हैबिट्स जितनी कम बिल्ड हो उतना अच्छा है। राइट। ये मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा खुद को भी और हर किसी और को भी कि लॉस में तो कभी बिज़नेस चल ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म में। ये तो आप समझिए कि चूँकि वीसीज़ हैं कंट्री में तो पेशेंस है, तो हम लॉस में कर पा रहे हैं। लेकिन बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव लॉस था ही नहीं। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को मत देखिए जिन्होंने लॉस में किया, बेच दी कंपनी, अमीर हो गए, भाग गए। उनको उदाहरण मत देखिए। कभी नहीं देखना उनको। नहीं देखिए क्योंकि आप उनको देखिए जो सच में आज चारों तरफ हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा बनाया है, जिनका सम्मान है समाज में। उन्होंने कुछ बड़ा बनाया है तो वो टिके रहे हैं और उन्होंने प्रॉफ़िट बनाया है या बनाने वाले हैं। तो आई थिंक जो सिंपल ओल्ड जो सेंस आपने बिज़नेस का बोला, वो आज भी ट्रू है और हज़ार साल बाद भी ट्रू रहेगा और वो रास्ता ज़्यादा आसान है। तो अपना एक आइडिया चुनिए, उस आइडिया के लिए कस्टमर से बात करिए, ये सुनिश्चित करिए कि वो आइडिया में कस्टमर पैसे देगा और उस आइडिया के पीछे पड़ जाइए और छोड़िए मत उसको जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं और अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो आप पक्का सफल होंगे ही होंगे। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक और अपन थोड़ी देर पहले कमरे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था ना कि आप बिज़नेस बना रहे हो, मान लो 100 करोड़ का फंडिंग आ भी गया और आपने पूरा इन्वेस्ट कर भी दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे कस्टमर आपके पास आ जाएँगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप ही सोचिए अगर मैं आपको अभी बहुत सारे ऐड दिखाने लग जाऊँ किसी भी वस्तु का जो कि आप खरीदने वाले नहीं थे, आप थोड़ी खरीद लोगे उसमें डिस्काउंट है। हमारे वाले बिज़नेस में अगर मैं आपको ऐड दिखाऊँ अभी, रोज़ दिखाऊँ कि आप नया घर घर चेंज कर लो, पर आप खुश हो अपने घर से। आप अपना मान लो आप किराए पे रहते हो, आप क्यों घर छोड़ोगे अपना घर? राइट। या अगर नया खरीदना है तो केवल एक ऐड से थोड़ी ले लोगे। तो ये ना बहुत ओवर सिम्प्लिफिकेशन है कि आपके पास मार्केटिंग मनी आ जाए, तो आप कुछ भी बन सकते हो। अगर ऐसा होता, तो सारी कंपनी टाटा अंबानी की होती हैं आज, कोई स्टार्टअप होती नहीं। तो थैंकफुली ऐसा नहीं है, पैसे से कुछ हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर अभी हम पिछले 10 सालों का देखें, तो कितनी कंपनीज़ हैं, जिनके नाम फेमस हैं, जिन्होंने बहुत पैसे रेज़ करे, जिन्होंने एक-एक सेलिब्रिटी को हायर किया। कहाँ हैं वो आज कंपनीज़? तो केवल पैसे से तो नहीं हो पाया ना। तो वो हो सकता है कि वो 2 दिन की चाँदनी लगी हो, कि वो पैसे आ गए तो बहुत एड्स आ गए, आईपीएल में ऐड कर दिया। लेकिन आप फिर उन कंपनीज़ को देखिए, लॉन्ग टर्म में तो कैच अप कर ही जाता है।
तो बिजनेस चलाने के लिए क्या जरूरी है आपके हिसाब से, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि ये सब होना चाहिए? तो बिजनेस चलाने के लिए आपको केवल अपना थोड़ा साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें इन 2 चीज़ों के बाद अपने आप आ जाती हैं या आ जाएँगी। अगर आपने निश्चय कर लिया है और आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी बेटर होता जाएगा। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कोई ना कोई इन्वेस्टर उसकी ताकत देखेगा ही, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा ही। उसके बाद आप कस्टमर का सुनते रहेंगे, बाकी लोगों का नॉइज़ इग्नोर कर देंगे, तो आप भी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज़ इम्प्रूव करते चलेंगे और फिर ओवर टाइम ये कंपाउंडिंग होती जाएगी। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। एक लास्ट बहुत सॉलिड कोटेशन चाहिए अभिषेक व्यास के लिए और अभिषेक व्यास जितने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए, कि लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये काम करने पड़ेंगे और ये नहीं करने पड़ेंगे। तो जी मैं तो रिस्क पे ही बोलूँगा, नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। तो रिस्क बिल्कुल लीजिए और कुछ भी नहीं होगा। और आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, सोचिए कि अच्छा 6 महीने, साल भर का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरों को देख के हमेशा लगे आए काश मैं भी ऐसा ट्राई करता। तो आपके अगर मन में कुछ इच्छा है अपना करने की, तो आप बिल्कुल करिए। राइट। अभी बेस्ट टाइम है इंडिया का नेक्स्ट 20 इयर्स के अंदर। अगर अभी आपने अपनी इच्छा से नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएँगे। आपको लगा था कभी पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में ऐसा इवॉल्यूशन आएगा, आप ऐसे पॉडकास्ट में जाके बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हाँ। लेकिन आज मैं खुद इतने पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैंने आपका पॉडकास्ट भी देखा, तो इतना अच्छा पॉडकास्ट है आपके, तो बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो अभी मतलब तो इसी तरह देखिए कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, और इवॉल्व हो रही है तो नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, नए बिज़नेसेस आ रहे हैं। अगर हम अगर हम उस पे जंप नहीं करेंगे, तो फिर पीछे रह जाएँगे। थैंक यू सो मच सर। और ऑडियंस से एक लास्ट बात करता हूँ मैं। देखो, आज आप जिन व्यक्ति इसको सुन रहे हैं, 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी बनाई है। रियल वैल्यू है, नॉट वैल्यूएशन है। फाउंडर्स जिम को फॉलो करते रहो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो निरंतर काम करना पड़ेगा। 20-25 सालों तक काम करना पड़ेगा। 6 महीने की, 4 महीने की जर्नी में आए हो तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ ठानी है आप लोगों ने, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, समर्पण का भाव रखते हुए आगे काम करना है अपने को। और फाउंडर्स जिम को फॉलो करना नहीं भूलना है। और सर को भी फॉलो करते रहना है, देखते रहना है सर की जर्नी कहाँ तक जाती है। सर जब 1, 2, 3 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर की कंपनी हो जाएगी, तो एक बार फिर आइएगा प्लीज़ नहीं, नहीं, पॉडकास्ट में, बिल्कुल, और हम बिल्कुल, लोगों को बताएंगे देखो 4,000 मतलब 4 बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच यू सो सर। मच, थैंक यू।